एक लड़का 4 साल की उम्र में घर वालों से जिद करता है कि मुझे राजस्थान जाना है, जबकि वो उत्तराखंड में पैदा हुआ था। वो कहता है कि मुझे राजस्थान जाना है, मेरा वहां पर महल है और मैं उस महल में जाकर रहूंगा। मेरी वहां पर बहुत संपत्ति है। जब घर वाले उसे राजस्थान लेकर आते हैं तो वो लड़का थोड़ा सा चकबक हो जाता है। उसे कहीं पर भी अपना वो महल नजर नहीं आता, जिसके वजह से वो अपने माँ बाप के ऊपर दबाव बना रहा था। वो लड़का बड़ा उदास और मायूस अपने घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, वो लड़का बहुत उदास और मायूस रहता है, और क्यों मायूस रहता है ये भी आप लोगों को बताएंगे। वो लड़का दवाइयों के सहारे जीता है, क्योंकि रात को सोते वक्त उसे अपने महल नजर आते हैं, अपना घर नजर आता है, अपना राजमहल नजर आता है और उसे नींद नहीं आती है। उत्तराखंड का रहने वाला ये प्रवासी बहुत ही दुखी और परेशान जब तक ये जवानी की दहलीज में जाता है, जब तक इसे काफी परेशानियां देखने को मिलती हैं। खासकर इसे पत्नी शब्द से डर लगता है। क्यों लगता है ये भी आपको राज बताएंगे। बहुत ही रोचक स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। कर्मा जो सबसे ऊपर माना गया है, यानी कर्म। कर्म क्या होता है? कर्म अपना क्षेत्रफल खुद चुनता है। कर्म अपनी नियति खुद बनाता है। कर्म सबको बताता है कि तुम कितने बड़े गुनहगार हो और तुम कितना कुछ चाहते हो। दोस्तों, क्यों उसे पिछले जन्म की बातें सता रही थी, और फिर जब वो उस जगह पर जाता है तो वो सारी चीजें वहां से कहां गायब हो जाती थी। क्या ये बहुत पुरानी बात थी जो उस लड़के का बहुत दिन बाद जन्म हुआ? कौन था ये लड़का? ये अपना नाम भी बताता है, लेकिन उस नाम से वहां पर कोई भी राजा नहीं मिलता है। पूरी कहानी आपके सामने विस्तार से रखेंगे और आपको सुनकर बहुत हैरानी और ताज्जुब होगा। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के एक गांव से, जहां पर विनय जोशी नाम का एक लड़का रहता है। विनय जोशी का जन्म होता है। जन्म एक ऐसे परिवार में होता है जो परिवार इसे बहुत चाहता है। क्यों चाहता है? घर का एक लौता बेटा था, घर का एक लौता वारिस होता है। इसका नामकरण किया जाता है तो इसका नाम विनय रखा जाता है। जोशी सरनेम होता है और ये विनय जोशी बन जाता है। विनय बचपन से ही कुछ जो शरीर पर निशान होते हैं, उन निशानों के साथ पैदा होता है। इसके पेट पर ऐसे निशान थे कि मानो पेट पर इसके किसी ने वार किया हो। धीरे धीरे विनय जब 1 साल का होता है तो बोलना शुरू करता है। तो ये सीधा कहता है कि मुझे यहाँ पर राजस्थान जाना है। और राजस्थान राजस्थान की रट लगाता है। जैसा पहला शब्द बच्चा बोलता है ना, मतलब ऐसा कहता है। राजस्थान जाने के लिए तो नहीं कहता है। उसके बाद ये विनय और भी बड़ा होता है। जब ये 2 से 2.5 साल का होता है, उस वक्त ये बहुत ज्यादा बोलने लगता है। क्या बोलने लगता है? कहता है कि राजस्थान की धरती बहुत अच्छी है। उस मिट्टी की सुगंध सीने को एक अलग सी ठंड देती है। मतलब आप सोचकर देखिए कि 2.5 से 3 साल का बच्चा जब ऐसी बातें करे कि सीने को ठंड देती है, तो घर वालों की बातें ना थोड़ी सी दिमाग से परे जा रही थी। वो उस बच्चे को इन बातों को भुलाना चाहते थे कि बच्चा इन बातों को याद ना करे। लेकिन वो घर वालों से कहता है कि देखना, एक ना एक दिन मैं राजस्थान जरूर जाऊंगा और मैं अपने राजमहल में जरूर जाऊंगा। 3.5 साल की उम्र में ये ज्यादा रट लगाने लगता है। कहता है कि मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने, मुझे राजाओं वाले कपड़े पहनने हैं, मुझे जूतियां पहननी हैं, मुझे शेरवानी कुछ ऐसे गहने जेवर पहनने हैं, सर पर मुझे एक ताज पहनना है। इस तरह की ये बातें करता है। दोस्तों, ये मुगल काल से जुड़ी हुई जानकारी देता है, और मुगल काल से जुड़ी हुई जानकारी काफी ज्यादा अब तक बदल चुकी थी। ये लड़का भारी दुख में रहता है, दिन रात कमजोर होने लगता है, घर वालों को अपना नहीं मानता है। कहता है कि उस पत्नी से मुझे बदला लेना है, और मेरी पत्नी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। जब ये 4 साल का हो जाता है, 4 से 5वीं साल में चलता है, तो घर वाले इससे पूछते हैं कि बेटा तू ऐसी बातें क्यों करता है, हमें क्यों परेशान करता है, पुनर्जन्म, तुम्हारा दूसरा जन्म कभी भला हो सकता है? तो ये कहता है 4 साल की उम्र में कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैंने कितने दिन बाद जन्म लिया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं पहले राजस्थान में रह चुका हूं। अब आप सोचकर देखिए, 4 साल का बच्चा कभी राजस्थान गया नहीं है। वो बताता है कि वहां पर बहुत रेत है, वहां पर बहुत मिट्टी की खुशबू बहुत प्यारी है, वहां पर बाजरे के रोट बहुत अच्छे हैं। मतलब ये ऐसी बातें करता है और कहता है कि मेरा राजमहल, बहुत इधर उधर बहुत काम करने वाले हैं, मेरा बहुत बड़ा राजमहल है,
मैंने बहुत शासन अच्छे से किया है। दोस्तों जब ये सारी बातें करता है ना, तो यहाँ पर घर वालों को धक्का सा लगता है। अब ये घर वाले पूरी कहानी जानना चाहते हैं, तो ये कहता है कि मैं राजस्थान के एक राज्य का राजा हूं और मेरा नाम रतन सिंह है। अब घर वाले कहते हैं कि ये तो बताओ कि कौन सा राज्य है। वो कहता है कि ये नहीं पता, क्योंकि उस वक्त से इस वक्त तक काफी सारी चीजें बदल जाती हैं। ये कहता है कि मेरा नाम रतन सिंह है और मेरी 2 बीबियां थीं, मतलब इसकी 2 पत्नियां होती हैं। एक पत्नी जो युद्ध के दौरान एक राजा की राजकुमारी से पसंद करने लगती है, तो मजबूरन इसे शादी करनी पड़ती है। इसके बाद ये कहता है कि मेरी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी मेरी दूसरी पत्नी से जलती है और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाया करती थी। माँ, मैं कई बार उस पत्नी को समझाने की कोशिश करता हूँ जो बड़ी पत्नी होती है, लेकिन वो नहीं मानती है। मैं उसे बताता हूँ कि मेरी कोई मजबूरी रही, तब मैंने ये शादी की, क्योंकि उसने वहां पर युद्ध जीता और वो राजा अपनी बेटी का हाथ इस राजा के हाथ में देना चाहता था। एक युद्ध के समझौते से यहाँ पर इसकी दूसरी शादी होती है। रतन सिंह बताता है कि यहाँ पर जो रतन सिंह इस जन्म में विनय जोशी होता है, ये कहता है कि मेरी पत्नी इतना ज्यादा जलती थी कि 2 बार मेरी जो नई दुल्हन आई थी उसे जहर देने की कोशिश की, तो मैंने अपनी उस पत्नी को बिल्कुल अपने आप से दूर कर दिया। मैंने कह दिया कि मैं एक पति धर्म निभाऊंगा, लेकिन कभी मुझे अपना मत समझना, तुम मेरी हो ही नहीं सकती। जब तुम मेरे एक राजनीतिक सौदे को नहीं समझ सकती और तुम कैसे एक निर्दोष की जान लेने की कोशिश कर सकती हो? क्या तुम सच में ही राजवंश का खून हो जो तुम ऐसा कर रही हो? और यहाँ पर वो अपनी पत्नी को बिल्कुल नजरबंद कर देता है, जो बड़ी पत्नी होती है। कहता है कि हक अधिकार अपने हिसाब से हैं, लेकिन जो तुमने किया है वो गलती माफ करने योग्य नहीं है। दोनों बार ये छोटी रानी जो होती है ये बच जाती है। दोस्तों ये रानी राजा के साथ, रतन सिंह के साथ बहुत अच्छे से रहती है। ये अपना नाम रतन सिंह बताता है। अब कौन सा वाला रतन सिंह था ये भी नहीं पता था। ये बताता है कि मैं उसके साथ बहुत अच्छे से रहता हूँ, लेकिन जो मेरी बड़ी रानी होती है वो मेरे जो राजमहल के नौकर होते हैं उनमें से एक नौकरानी को चुनती है। नौकरानी को चुनती है और कहती है कि मैं इन दोनों को जहर देना चाहती हूँ। ये मुझे जब पता चलता है उसके बाद ये कई संदेश लिखती है, भावुक भरे संदेश लिखती है जो बड़ी रानी होती है। और कहीं ना कहीं वो मेरा प्यार था, मेरी पत्नी थी, यहाँ पर विनय जोशी बताता है, और मैं उसे माफ कर देता हूँ। माफ करने के बाद मैं उसे नजरबंद से हटा देता हूँ और वो मेरे साथ रहने लगती है जैसे पहले रहा करती थी। कुछ समय बीतता है, देखने में वो इतनी सीधी और सरल लग रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। अब वो कहती है कि राजा साहब, मैंने आज तुम्हारे लिए अपने हाथों से भोजन बनाया है और छोटी रानी साहब के लिए बनाया है, क्योंकि अब मैं आप दोनों का बहुत ख्याल रखूंगी। अपने आप को एक अच्छा दिखाने के कारण एक सीरियल जैसा हमें तो ये लग रहा है सुनने में। अब वो कहती है कि राजा साहब, मैंने भोजन बनाया है, आपको मेरे हाथ का भोजन पसंद था ना? दोस्तों आज इन्हें नहीं पता था कि उस भोजन में क्या होता है। बड़ी रानी साहब जो गुस्से की भावनाओं से भरी बैठी थी, वो दोनों ही थालियों में, बिल्कुल कहते हैं ना कि वो दोनों थालियों में जहर मिलाती थी है। लेकिन जो राजा साहब थे रतन सिंह, जो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा देखते हैं इन चीजों को, तो वो अब सावधानी बरतते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब भोजन परोसा जाता है तो यहाँ पर जो रतन सिंह होते हैं वो कहते हैं कि बड़ी रानी साहब, आपको मेरे पास आना होगा, मेरे पास भोजन बैठकर कीजिए ना। छोटी जो रानी थी उसे बिल्कुल भी कोई परहेज नहीं था बड़ी रानी से। वो बड़ी रानी साहब को बहुत पसंद किया करती थी। वो हमेशा राजा से सिफारिश किया करती थी बड़ी रानी साहब के लिए, लेकिन बड़ी रानी साहब के लिए जलन बहुत थी अंदर। यहाँ पर दोस्तों बताते हैं, ये बताता है रतन सिंह था जो पिछले जन्म में, अब इस जन्म में विनय जोशी होता है। ये कहता है, मैं अपने साथ अपनी बड़ी रानी को बिठाता हूँ। मैं कहता हूँ कि पहला कौर तुम खाओ, मैं छोटी रानी को भी नहीं खाने देता हूँ। यहाँ पर जो मेरी बड़ी रानी होती है वो पहला कौर खाती है। वो खाने के बाद एक तरीका उस पर क्या था कि उसने मुंह में खाना रख लिया और राजा साहब को लगा कि ये जब खुद खा लिया तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। और राजा और छोटी रानी ने जी भर के खाना खाया। जी भर के खाना खाने के बाद राजा को हमेशा आदत थी कुछ मीठा खाने की। दोस्तों मीठे में भी जहर होता है। आज जहर से राजा बचना नहीं चाहिए। अपनी पत्नी जो इतना बुरा पति के साथ कर रही थी, इसके बाद जब ये उस मीठे को खाते हैं, थोड़ी देर बाद इन दोनों की तबीयत बिगड़ने लगती है। बड़ी रानी सा जो जब से उस निवाले को मुंह में रखे हुए बैठी थी, उस निवाले को अपनी हथेली पर रखती है और झूठी थाली में रखकर कहती है
क्या तुम ये समझ रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तुम इसके लिए मुझे नजरबंद करोगे? पराई स्त्री है ये तुम्हारे लिए, तुमने मेरे प्यार को ठुकराया तो मैंने तुम्हारी जिंदगी को ही ठुकरा दिया। अब तुम उस लोक में अपनी इस छोटी रानी सा के साथ बहुत अच्छे से रहना और जिंदगी से बहुत अच्छे से खूबसूरती से रहना। दोस्तों, यहाँ पर ये सब कुछ वो राजा अपनी आंखों से देखता है और रानी साहब ने धीरे धीरे सभी को अपने फेवर में यानी पक्ष में कर लिया था। सभी लोग बड़ी रानी साहब की तरफ होते हैं। इसके बाद उसके राज्य का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन राजा झाग देते हुए और छोटी रानी झाग देते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं। जब एक कहानी घर वालों को पता चलती है, यहाँ पर जो विनय जोशी घर वालों को इस कहानी को बताता है, तो घर वालों को ये बातें यकीन करने योग्य लग रही थी, क्योंकि पहले राजपाट में ऐसी चीजें बहुत हुआ करती थी। घर वाले बेटे के विलाप पर, जब बेटा कमजोर होता है, खाना नहीं खाता, डॉक्टर भी कह देते हैं कि कोई बीमारी नहीं है, हम किस चीज का इलाज करें, तो माँ बाप अपने बेटे को लेकर अब राजस्थान की धरती पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जब माँ बाप राजस्थान की धरती पर लेकर इस लड़के को पहुंचते हैं तो ये वहां पर थोड़ा सा चकबक हो जाता है, क्योंकि वहां की तो काया ही पलट चुकी थी। पहले जो चीजें थी वो बिल्कुल भी अब नजर नहीं आती हैं और इसे समझ में ही नहीं आता है। ज्यादा जानकारी ना होने के कारण 5 दिन ये परिवार राजस्थान में इधर उधर भटकता रहता है इस लड़के को लेकर। ये लड़का लेकिन अपने घर को नहीं ढूंढ पाता है। 5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अब ये बच्चे को समझाते हैं कि बेटा, तेरे कहने पर हम तुम्हें राजस्थान लेकर आए। तो वो कहता है कि तुम लोग यहीं पर घर बनाकर रहो ना, मुझे यहीं पर रहना है। घर वाले कुछ लोगों का सहारा भी लेते हैं, कुछ बाबा का भी सहारा लेते हैं। तो बताया जाता है कि इनका जन्म बहुत दिन पीछे बाद में हुआ है। ये कभी उस दौर की बातें कर रहे हैं। वो बताता है कि मुगल शासनकाल के बारे में भी बताता है, बहुत कुछ बताता है। अब दोस्तों, जब साक्षी नहीं मिले तो फिर इसे सत्य कैसे माना जाए? इसको सत्य नहीं माना जाता है, लेकिन ये लड़का आज भी कहता है कि नहीं, मैं राजा रहा था, मेरी 2 पत्नियां हैं और मैं बड़ी रानी सा को बहुत ज्यादा कहता हूं कि मैं उसे एक दंड देना चाहता हूं, लेकिन कैसे दूं वो मेरे सामने ही नहीं है। हालांकि प्रकृति कभी भी किसी को नहीं छोड़ती है, वो सबसे बदला लेती है। चाहे जो कैसा भी कर्म करे, उस रानी सा से भी बदला लिया जाएगा, जरूर लिया होगा। दोस्तों, यहाँ पर यह स्टोरी ऐसे ही समाप्त हो जाती है। यहाँ पर जो विनय जोशी थे वो काफी सपनों में परेशान होते हैं, सिर में दर्द होता है, डॉक्टर की दवाई के उम्मीद से 32 साल की उम्र काटते हैं। उसके बाद उनकी शादी होती है। शादी के बाद वो कहते हैं कि ये मेरी वही पत्नी है जिसको मेरे साथ जहर देकर मार दिया गया था, लेकिन अब ये मेरे पास आ गई है। ये बताते हैं आज इनकी उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन अपनी खुशहाल जिंदगी ये बहुत कम जी पाते हैं, क्योंकि इनको वो सपने, इनको वो यादें, वो जहर देने का पल लगता है कि जैसे कल ही की बात है। लेकिन कहते हैं कि एक सदी बीत चुकी थी शायद उन चीजों को। ये कहते हैं कि मैं पुनर्जन्म पर पूरा विश्वास करता हूँ। जब ये समझदार होते हैं, बड़े होते हैं, 5 साल से ही इन्होंने बहुत कुछ सहा। ये सब कुछ सहते हुए इन चीजों को बताते हैं और कहते हैं कि मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। कभी किसी के साथ बुरा मत करो, अच्छे से रहो, अच्छी जिंदगी जियो। बुरा करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इस कहानी को सुनकर बस डर लगता है, यही लगता है कि ऐसा भी हुआ करता था। तो महिलाएं पहले भी कम नहीं थी और आज भी कम नहीं है और पुरुष भी कम नहीं थे। दोस्तों, यहाँ पर जिंदगी हमेशा चलती रहती है। जिंदगी का नाम ही गाड़ी का पहिया है। जिंदगी चलेगी और चलती रहेगी। हम मिट जाएंगे, हमारी जमीन जायदादें मिट जाएंगी, हमारे नाम से मिट जाएंगी, इनके हकदार कोई और आ जाएंगे। आज जिस घर में मैं रहती हूँ, इस घर का मालिक कभी कोई और रहा होगा। जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो फिर कोई और हो जाएगा। ये जमीन यहीं पर रह जाएगी। हमें और आपको सभी को चलना है। और पता है, जब राम नाम का गुण गाते हुए जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस मरण और जन्म से आपको छुटकारा पाना है तो आपको एक अनंत भक्ति करनी होगी, और कलयुग में ये भक्ति बहुत आसान है। दुनिया को दिखावे के लिए पूजा पाठ मत करो, उस प्रभु की शरण में जाओ और उसको अपने, कहते हैं ना कि अपने आप को समर्पित कर दो कि प्रभु मैं तेरा हूं, अब तू जाने, तेरा काम जाने, जैसा भी हूं तेरे चरणों में हूं, और तू मुझे भव से पार उतार या ना उतार, अब ये तेरी मर्जी है। दोस्तों, इस कहानी से एक सत्य झलकता है कि जो बदला होता है वो इंसान को जरूर दोबारा लाकर खड़ा कर देता है। वहीं पर कहीं ना कहीं उस रानी ने भुगता होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी आतंकवाद के ऊपर भी डाल लें।
जो बीती तारीख को कश्मीर के गांव में हुआ है, जो कि यहाँ पर 22 अप्रैल मंगलवार को कश्मीर के पहलगांव में हुआ है, वो भूलने योग्य नहीं है। धर्म के नाम पर नरसंहार किया गया है। अभी मैंने यहाँ पर अकबर पर एक वीडियो बनाई थी, तो मेरे एक सेकुलर भाई ने कहा था कि तुम क्यों हिंदू मुसलमान कर रही हो अपने चैनल पर। अब मैं उस सेकुलर भाई से कहना चाहती हूँ, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्रिय भाई, तुम सेकुलर की पीमनी बजाते रहना, डंका बजाते रहना, कुछ भी बजाते रहना, लेकिन आज जो ये नरसंहार हुआ है ना कल के दिन, ये सेकुलर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। पता है, वहां पर लोगों की पैंट उतरवाई और पूछा गया कौन से धर्म से हो। उनके लफ्जों से जब हिंदू निकलता है तो सीधे उनके सीने पर गोली दांगी जाती है। और दांगने वाले कौन थे? यहाँ पर बहुत लोग उछल उछल कर कहते हैं हमारे देश में आतंकवादियों के लिए रात को अदालतें खुलवाई जाती हैं। ये बात आप भी जानते हैं। लोग हमारे देश में आतंकवादियों की जिंदगी के लिए छाती पीटते हैं। ये हमारे देश की बात है। आज तुम्हारी छाती पीटना कहाँ गया जब 26 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। केवल क्या गुनाह था उनका कि वो हिंदू थे। हिंदू के नाम पर जो नरसंहार किया गया है, क्यों उसमें एक भी मुस्लिम नहीं था? बहुत लोग कहते हैं, अरे बड़े बड़े लोग कहेंगे, माइक पर खड़े होकर बोलेंगे कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूं, आतंकवाद का मजहब नहीं है तो फिर ये क्या है? मजहब के नाम पर यहाँ पर लोगों को मारा गया है। मजहब के नाम पर उनकी पैंट उतरवाई गई है। एक महिला अपने पति के साथ, यहाँ पर मंजूनाथ राव जो अपनी पत्नी के साथ, उसकी पत्नी नाव में बैठकर कह रही थी कि कश्मीर बहुत खूबसूरत है। उसके आध घंटे बाद उनके सामने एक व्यक्ति बंदूक ताने हुए खड़ा हुआ था। गन पॉइंट पर उसके सीने पर वार किया जाता है, उससे पैंट उतरवाया जाता है, जिसका नाम मंजू नायक होता है। उसका बेटा वहीं पर खड़ा था, उसकी पत्नी वहीं पर खड़ी थी। पत्नी छाती पीटती है, कहती है कि मुझे भी मेरे पति के साथ मार दो। तो पता है उसकी पत्नी से क्या कहा जाता है? वो आतंकवादी उसकी पत्नी से कहता है कि जाओ मोदी को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये उनके लफ्ज हैं। यहां पर मोदी जी को एक कड़ा एक्शन लेने की बारी है। मजहब के नाम पर यहां पर हत्याएं हुई हैं, इसको आप क्या कहोगे? अब नहीं बोलेंगे वो लोग, बिल्कुल भी अब नहीं आएंगे, बिल्कुल ना ही हमारे मुस्लिम भाई कोई वीडियो बनाएंगे, ना ही हमारे मुस्लिम भाई हिंदुओं के समर्थन में आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। और हमारे हर एक मिनट में काम करते हैं। एक भी मुस्लिम भाई की वीडियो जो सोशल मीडिया चलाते हैं, एक वीडियो उनकी ऐसी नहीं आई है कि हम अपने हिंदू भाइयों के साथ हैं। फिर कैसा भाईचारा है भाई रे तुम्हारा? कल से अब तक जो हुआ है, महिलाएं चीख रही हैं, महिलाएं अपने ही देश के सिपाही को देखकर डर रही हैं। कैसा भाईचारा है रे तुम्हारा? इस भाईचारे को कब निभाओगे? बहुत डरा देने वाली बात है। अब घूमने के नाम से डर लगेगा। कश्मीर जिसे वादियों का शहर कहा जाता है, उसमें जाने से डर लगेगा। वहां पर जाकर लगेगा कि कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा। दोस्तों, आपको उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, और इस पर आप क्या कहना चाहोगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब मैं उन लोगों के नाम लेती हूँ काफी दुख के साथ, जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। पहला नाम सपना वाहिनी, संजय कुमार रोस, पिंकी, बिमला दलाल, मंजू बहन दलाल, नारा भूप सिंह, तुलसी शर्मा, सिकंदर सिंह, सुरेंद्र पाल कौर, ईश्वरी, सीता देवी, बीबी सिंह, आरपी सिंह, मधु उपमन, बबीता, शरयू बाला, गुरुचरण सिंह, लखविंदर सिंह भाई, सीमा लखनऊ से, परमजीत कौर, यशवंती माँ, मंजू चौधरी, रविपुरी। बहुत कम नाम लिए हैं। क्यों? क्योंकि कल की घटना से बहुत आहत है, दिल को बहुत दुख है, तकलीफ है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हमारा धर्म पूछकर हमें मारा जाता है। बहुत दुख के साथ इस वीडियो को एंड कर रही हूं। मुझे बहुत बुरा लगा सच में ही ये जानकर कि ऐसा हुआ है। घूमने से पहले 100 बार सोच लेना। उन वादियों को देखने से बेहतर है कि कहां तक क्या कहें,
इस पर क्या बोले हम, क्या नहीं बोले, मेरी को समझ से परे है। लेकिन जो मेरे दिल को दुख दर्द है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मेरा देश किस दिशा में जा रहा है, मेरे देश का क्या हो रहा है, मेरे देश के लोगों के साथ क्या चल रहा है, मैं इन बातों को कैसे आपको समझाऊं। अब आप लोगों से एक भारी दुख के साथ विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।